नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के पर। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं इस क्लास में जो है आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, जिसमें लगभग हमने 11 क्लास कंप्लीट करी है। और 11 क्लास में मैंने जो है आप लोगों को भारत के सामान्य परिचय एवं भारत के भौतिक परिचय के दो प्रदेश, जिसमें एक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान है, के बारे में बताया है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आज की क्लास में चर्चा करेंगे, यानी सोमवार की क्लास में, आज सोमवार है, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके भारत के भौतिक प्रदेश में तीसरा सेक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश भी है, भारत के प्रायद्वीपीय भारत की, या कहें भारत के दक्षिण के पठार की। ठीक है, आज हम चर्चा किसकी करेंगे? दक्षिण के पठार की या प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात करेंगे, या भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आप यहां पर एक मैप देख रहे होंगे, इसमें मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने अब तक जो है लगभग आप लोगों के लिए क्या क्या करा दिया। ये आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बाद बेटा ये आपका गंगा का मैदान होगा, या हम कहें सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश की, जिसे हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला, या कहें हम प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहें? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इसका हिस्सा कुछ मेघालय में भी आता है प्रायद्वीपीय भारत का, और कुछ जो है मेघालय में शिलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसके अलावा असम में मिकिर एवं रेंगमा पहाड़ियां हैं, वो भी आपकी क्या है बेटा, इसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार के हिस्से हैं। ये जो क्षेत्र है, या हम इसके एरिया की बात करेंगे, तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले होने के बावजूद अगर हम बात करेंगे, देखो ये भारत के किस किस राज्यों में है, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए। राजस्थान में एक अरावली श्रृंखला इसी का हिस्सा है, गुजरात में भी हल्का सा हिस्सा है, मध्य प्रदेश लगभग पूरा ही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी है कुछ, मेघालय में भी है कुछ। ठीक है, यहाँ से आप उड़ीसा में भी हल्का सा हिस्सा, हम तटवर्ती एरिया को छोड़कर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में भी है, और इसके अलावा कर्नाटक में भी है, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी, ये पूरा एरिया है। तो बेटा इसकी आप देख रहे होंगे, ये मैप में मैंने यहाँ पर भी बना दिया है इसी वजह से, क्योंकि आपको स्टेट का भी पता चल जाएगी कौन कौन से राज्यों में है। आप एक बार पॉज करके वीडियो को एक बार सही से इसको देख लेना। ठीक है, कि कौन कौन से राज्यों में है। अब हम बात करेंगे इसकी उत्तर से दक्षिण, यानी ये लंबाई और ये लंबाई। तो आप एक चीज को अनुमान लगाइए कि मान लो इसका विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? ये पश्चिमी घाट पर्वत की लगभग समानांतर है, 1600 किलोमीटर लंबाई। और चौड़ाई कितनी है? ये वाली लंबाई है वो 1600 है, और ये चौड़ाई है लगभग 1400। क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बता दिया, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 50% क्षेत्रफल जो है भारत का प्रायद्वीपीय भारत ही कवर करता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, ये बेटा जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, एक्चुअली में ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। कौन सी भूमि? गोंडवाना भूमि, जो कि अफ्रीकी सेल से टूट करके आया था। ठीक है, अफ्रीकी सेल से टूट करके आया था। करोड़ों वर्षों तक इसके उत्तर की तरफ बहाव की प्रक्रिया रही, और बीच में तैतीस सागर था, और उत्तर की तरफ से यूरेशियन प्लेट आ रही थी, और दक्षिण की तरफ से गोंडवाना लैंड प्लेट आ रही थी। जब दोनों आपस में टकराई, तो उस 33 सागर में क्या था, जो अवसाद से उनमें वलन पड़े, और वलन पड़ने से वहां पर एक हिमालय का निर्माण हुआ, और ये दक्षिण का हिस्सा आपका प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, अमूमन आपके इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार में जो है भूकंप बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे अपवाद हैं, जैसे भी कोयना में भी एक भूकंप आया था,
ठीक है, ये सारे के सारे इसके अपवाद हैं। और इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे इसकी औसत ऊंचाई की, किसकी, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, तो अभी मैं आप लोगों को एक मैप पे दिखा देता हूं इस चीज को कि समुद्र तल से जो है ये लगभग लगभग यहां पर देख लीजिए, ये दिख रहा होगा, समुद्र तल से कुछ उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, और ये कुछ है, ये तो आपका खैर इसकी तो मैंने आपको पहले ही चर्चा कर चुका हूं, इसकी बात कर रहे हैं आज हम। एक्चुअल में ये होता क्या है, यहां देखिए बेटा पठार क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे चोटी की, ये आपकी पर्वत चोटी हो गई, ठीक है। पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी पर्वत श्रेणी हो गई। अगर हम पठार की बात करेंगे तो ये इस तरीके से होते बेटा, किस तरीके से, इस तरीके से, क्लियर है, ये पठार होते हैं। और इनकी एवरेज ऊंचाई अगर हम बात करेंगे तो 900 से 1200 मीटर ही होती है। कितनी, 900 मीटर से हद से हद बात कर रहे हैं 1200 मीटर, यानी पठार की जो औसत ऊंचाई होगी या प्रायद्वीपीय भारत के पठार की औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर है। क्लियर है। इसमें बेटा हम निम्न श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें कौन कौन सी वो निम्न श्रृंखलाएं होंगी। मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करेंगे सबसे पहले। इसमें दो भागों में बांट लिया है हमने, क्या, अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांट लिया है। एक है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा है आपका दक्कन का पठार, ठीक है। सुविधा की दृष्टि से हम केवल अध्ययन कर रहे हैं। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में बेटा आपका अरावली श्रेणी आ जाता है, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि आ जाती है, मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, विंध्याचल एवं बघेलखंड का पठार आ जाता है, छोटा नागपुर का पठार भी बेटा इसी में शामिल होता है। मेघालय का पठार मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल मतलब बांग्लादेश के कारण क्या हुआ है, ये हिस्सा जो है कट गया है, इस वजह से मेघालय का पठार भी क्या है आपका इसी में आता है। हालांकि लेकिन राजमहल गारो खासी के गारो के राजमहल की पहाड़ियों के कारण गैप में, इस वजह से इसे ये मतलब मैप में आप लोगों को यहाँ पे अलग दिख रहा होगा, बिल्कुल देख लीजिए एक बार फिर से, ये यहाँ पे बिल्कुल अलग दिख रहा होगा क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे क्या है बांग्लादेश। क्लियर। अब हम देखेंगे कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं और हम किस तरीके से आते हैं। इसके बाद मेघालय के पठार के बाद हम आएंगे दक्कन के पठार में, और दक्कन के पठार में बेटा हम अध्ययन करेंगे आपका सतपुड़ा श्रेणी का, महाराष्ट्र के पठार का, महानदी बेसिन का, ओडिशा उच्च भूमि का, ओडिशा हाईलैंड उसका भी अध्ययन करेंगे, दंडकारण्य वन का अध्ययन करेंगे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पठार का अध्ययन करेंगे, तमिलनाडु पठार का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का भी अध्ययन। इतने सेक्शन हैं बेटा, इन सभी को हमें क्या करना है 2 से 3 क्लास में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, और इतने बढ़िया तरीके से कराऊंगा कि आप लोग इस चीज को, मुझे लगता है कि उसके बाद यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम तक को ये कवर कर जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा भी रहा हूं कि चीजें आप लोगों के क्लियर रहे। मैप में देख लीजिए, मैप में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखा चुका हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे अरावली पर्वत श्रेणी दी हुई है, ये अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत आता है, मालवा का पठार हो गया, ठीक है, विंध्याचल पर्वत हो गया, और ये आपका बुंदेलखंड का एरिया हो गया, यहाँ पे आपका बघेलखंड का एरिया हो गया, ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया। और इधर थोड़ा सा आएंगे, जब बांग्लादेश नदी, बांग्लादेश को पार करेंगे तो वहां पे आपका शिलोंग का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अलावा ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई, इसके अलावा आपका ये पश्चिमी घाट हो गया पूरा, ये आपका पूर्वी घाट हो गया बेटा,
यहाँ पे तेलंगाना का पठार भी है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार है, तमिलनाडु का पठार है, कर्नाटक का पठार है, या महाराष्ट्र का पठार है जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक है, इन सारी श्रेणियों का जो है हम बाकायदा क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार को समझने के लिए। मैंने कुछ चीजें आपको पहले बताई थी, आज फिर हम यहाँ पे बाकायदा वस्तुतः रिवीजन करते हैं। बेटा ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का पठार है, हिस्सा है, प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं गोंडवाना क्या था, अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था जो करोड़ों वर्षों में किसी कारण से विखंडित होकर के उत्तर की तरफ बहने लगा, और ये एक बार आकर के क्या हुआ, आपके यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट से टकराया, जिसके कारण जो बीच में टेथिस नामक सागर था उसमें बलन पड़े, उसके अवसादों में बलन पड़े। क्या हुआ, अवसादों में बलन पड़े, जिससे विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्लियर है? तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो क्या है बेटा, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। यह आर्कियन काल के चट्टानों से बना है। कौन सी? आर्कियन काल की चट्टानों से। ये एक काल को डिवाइड किया है। मैं आपको इस चीज को वर्ल्ड ज्योग्राफी में बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगा, जितने भी काल है उन सभी को, जितने भी समय है उनको बढ़िया तरीके से आप लोगों को कवर कराऊंगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। आर्कियन काल, अभी केवल इतना नाम समझ लो, आर्कियन काल में जो है बना है। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है बेटा। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, मैं पहले बता चुका हूं, तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। इस प्रकार इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ये मान लो, ये इस तरीके से, ये लंबाई 1600 और ये लंबाई 1400 और ये वाली 1600, और इसका पूरा एरिया हो जाएगा वो लगभग 16 लाख वर्ग, और आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। ठीक है, इस प्रकार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। मैंने बताया हिमालय का तो बाद में निर्माण हुआ है, उसके बाद मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है जो अफ्रीका से टूट कर गया था। क्लियर? तो ये बात बोली गई है यहाँ पे, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। यह सपाट भूमि सारे समय दृढ़ और अगम्य खंड के रूप में बनी गई। सपाट भूमि मतलब जैसे कि थोड़ा सा उठा, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर ये, तो अगम्य एवं खंड के रूप में, अगम्य खंड के रूप में बनी गई। इसे उत्खंड की उपमा दी गई है, इसे उत्खंड की उपमा दी गई है। विवर्तनिक दृष्टि से अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से चले तो शांत क्षेत्र होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना काफी कम होती है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में क्या होता है बेटा, भूकंप बहुत कम आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? आपका हो गया हिमालय का क्षेत्र और लक्षित जो आपका अंडमान निकोबार एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। ठीक है, लेकिन सबसे कम संभावना कहां है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर। लेकिन लातूर में आया भूकंप और कोयना में आया भूकंप, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। मैंने अभी 900 से 11 बताया था, सॉरी, इसको चेंज कर लेना, 600 से 900 मीटर है। अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, भारनेर, कैमूर, राजमहल, शिलोंग की पहाड़ियां, मेघालय की पहाड़ियां, इस पठार की उत्तरी सीमा अरावली श्रेणी सबसे उत्तर में है, फिर उसके बाद विंध्याचल सबसे उत्तर में है। सतपुड़ा तो हालांकि इसको छोड़ो, सतपुड़ा के नीचे ही है, ये तो पता नहीं कैसे नोट कर दिया। भारनेर, कैमूर, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा है। राजमहल गारो गैप वस्तुतः राजमहल व मेघालय की पहाड़ियों के बीच के भाग के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक दिए जाने से निर्मित है। राजमहल गारो गैप क्या है? राजमहल गारो गैप, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला जो गैप है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां हैं और ये मैदानों से निर्मित है, इसीलिए इसे राजमहल गारो गैप कहा है। क्लियर? चलिए आगे। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के
पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है, और पूर्व में पूर्वी घाट है। इसके दक्षिणी छोर पर क्या है, कन्याकुमारी। सबको पता है दक्षिणी छोर पर क्या है, कन्याकुमारी है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। ये चीज समझ, इस चीज को मैं अभी समझा। जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिणी भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि महानदी कृष्णा का गोदावरी कावेरी की दिशा से स्पष्ट है। विंध्य श्रेणी 21 से 24 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित नर्मदा एवं तापी नदियों की भ्रंश घाटियां प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांटती है। अब इस चीज को समझ, मैप पे ही समझाऊं तो वो बेटर रहेगा मुझे लगता है। ठीक है, इस पर नहीं, यहां पे बोला गया था कि इसका जो उत्तरी ढाल है, उत्तर का हिस्सा है, उसका ढाल जो है उत्तर की तरफ है, और जो पूर्वी हिस्सा है उसका ढाल पूरब की तरफ। यानी जैसे मान लो ये वाला हिस्सा इसका जो है सबसे ज्यादा उठा हुआ है, इधर से नदियां निकल रही हैं, इधर आ रही हैं, इधर आ रही हैं, इधर आ रही हैं, इधर आ रही, और ये वाला हिस्सा भी क्या है, उठा हुआ। ये वाला हिस्सा भी आपका ये वाला हिस्सा भी बेटा क्या है, ये वाला हिस्सा भी उठा हुआ है। यहां से जो है नदियां क्या हो रही हैं, वन मिनट, बैटरी थोड़ा सा इसमें चार्ज हो रही है, तो चार्ज का लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लीजिए। तो इसका भी हिस्सा क्या है, ढलान इस तरफ है। अब इसका उदाहरण, इसको पता कैसे चल रहा है कि ढलान इधर है, क्योंकि यहां पर यानी दक्षिण में ज्यादातर नदियां, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारी नदियां पूर्व की तरफ बह रही हैं। और उत्तर में जो नदियां हैं, जैसे चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, सिंध हो गया, ये सारी नदियां आपकी उत्तर की तरफ गंगा के मैदान में। क्लियर है, इस वजह से ये चीज क्लियर एकदम स्पष्ट है जो अभी यहाँ पे बताई है कि प्रायद्वीपीय भारत की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। उत्तर में उत्तर की ओर और दक्षिण में दक्षिण की। जो सोन, चंबल और दामोदर की नदियां स्पष्ट है। दक्षिण भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व। क्लियर है, आगे भ्रंश घाटियां, ये भी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं यहीं पे। ये वाली भ्रंश घाटी नर्मदा और ताप्ती, इससे इसको डिवाइड कर दिया है। मध्यवर्ती उच्च भूमि इसको बता दिया है, ये वाला एरिया, और ये आपका बाकी रहेगा। क्लियर, दो आसमान, मध्यवर्ती उच्च भूमियां तथा दक्कन का। और इसमें जैसे कि मैंने मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या चीजों का रिवाइज अध्ययन करना है वो चीज है, और दक्कन के पठार में किन किन चीजों का अध्ययन करना है वो चीज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमियों का, और मध्यवर्ती उच्च भूमियों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अरावली श्रेणी का। क्लियर है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा अरावली रेंज, ये वाला पूरा हिस्सा बेटा क्या है, अरावली रेंज, जो कि कहां पर है ये देख लीजिए यहां पर क्लियर स्पष्ट रूप से। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के दिल्ली तक जाता है। कहां तक जाता है,
दिल्ली तक जाता है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर ये हिस्सा जो है अरावली श्रेणी, यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के लंबाई में फैली हुई है। 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली व रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी गई है। दिल्ली के निकट इसको क्या कहा जाता है? रायसीना की पहाड़ियां, जिसपे आप लोगों को पता है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय का क्या बना हुआ है? आवास या निवास स्थान है। पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। ज्ञातव्य है कि रायसीना की पहाड़ियां लुटियंस की अविकल्पित दिल्ली में से एक प्रधान क्षेत्र है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर जो है बहुत सारे, यानी आपका क्या है, क्या है बेटा? राष्ट्रपति महोदय का आवास, जिसमें भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सरकारी इमारतों को बनाया गया, ये बताया गया है यहाँ पे। यह श्रेणी मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस तथा सिस्ट सेलों से बनी, यानी जो आर्यानी चट्टान थी उनसे भी पुरानी है ये। इसका सर्वोच्च स्थान गुरु शिखर आबू की पहाड़ियों में स्थित है। अरावली पर्वत अत्यधिक अपर्दित तथा विच्छेदित है। अपर्दित मतलब ये जगह जगह टूटा हुआ है, जगह जगह इसके हिस्से गायब है, बस पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां यहाँ पर है, कुछ आगे है, फिर कुछ आगे है। इसका रीजन क्या है? पूरा कैम्ब्रियन युग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व में एक विशाल मूलधार पर्वत श्रृंखला थी, किंतु दीर्घकालीन तक अपर्दन होने के कारण ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष। इसके दो कारण होते हैं अपर्दन होने के, एक तो वायु के द्वारा अपर्दन होगा या दूसरा वर्षा के द्वारा। क्लियर है? अपर्दन मतलब मिट्टी को कट छट जाना या वहां से हट जाना। यहाँ पे ये कहा गया अपशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष भारत की कौन सी श्रेणी है, तो वो होगी अरावली श्रेणी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणी है, भारत की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, तो वो भी होगी आपकी अरावली। क्लियर है बेटा? चलो आगे हम बात करेंगे। एक बार नोट कर लेना इस चीज को थोड़ा सा। यहाँ की गुरु शिखर बताना भूल गया, इसका सर्वोच्च शिखर है बेटा गुरु शिखर 1722 मीटर। इस चीज को यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि अरावली श्रेणी कहाँ है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है या विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में कौन सी है, अभी पूरा कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग एक बार क्या कर लेना है, नोट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। मालवा का पठार, यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं इस चीज को मैप पर। अरावली श्रेणी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये तो आपका थार का डेजर्ट हो गया, इंडियन डेजर्ट। ये आपकी अरावली श्रेणी हो गई। और ये हो गया मालवा प्लेट। मालवा प्लेट ये हो गया छोटा नागपुर का पठार, और इसी के बीच में दो पठार और है। एक है आपका बुंदेलखंड का पठार और एक है आपका बघेलखंड का पठार। आज हम चर्चा करेंगे केवल और केवल, ये दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया और ये बघेलखंड का पठार हो गया, ये आपका छोटा नागपुर हो गया, ये मालवा। आज हम केवल और केवल चर्चा करेंगे मालवा के पठार की, उसके बाद हम आगे क्लास करेंगे। ठीक है सर? चलिए मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। कैसे? ये अरावली हो गया, सॉरी ये अरावली हो गया और ये आपका इसके मध्य स्थित है, तथा लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का समप्राय मैदान बन गया है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार और पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल के द्वारा रहता है। क्या क्लियर हुआ? विस्तार बता रहा है इसका। अर्थात इसकी लंबाई 530 किलोमीटर, चौड़ाई 390 किलोमीटर, जो प्रायद्वीपीय पठार की 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। इसकी ढाल गंगा घाटी की तरफ है, क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियां जो है क्या होती हैं,
गंगा में मिल जाती हैं, जैसे कि बेतवा हो गया, पार्वती हो गया, निवज हो गया, काली सिंध हो गया, चंबल हो गया, केन हो गया। ये नदियां मालवा के पठार पर ही प्रवाहित तो होती हैं, इस चीज को ध्यान रखना। कभी कभार क्वेश्चन नदी का दे देगा कि भाई ये बताइए ये नदी जो है कौन से क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, वहां पे प्लेट्यू के हिसाब से नाम होंगे, जैसे मालवा पठार हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, या तेलंगाना का पठार हो गया, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। उनमें से आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो है नदी कौन से क्षेत्र पे प्रवाहित हो रही है, जो आगे यमुना में मिल जाती है। मैंने बताया ये सारी नदियां जाके आगे यमुना में मिल जाती है। भोपाल, बेतवा व पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। दोआब में पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं कि दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। मालवा पठार पर उर्मिला मैदान मिलते हैं, जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियां स्थित है। उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां प्रमुख हैं। पठार के उत्तरी भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह भारत की सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। चंबल का एरिया क्या है, भारत का सर्वाधिक गली अपर्दित एरिया है। क्लियर? इसे समझने वाली संप्राय मैदान चीजों की, कुछ चीजों को समझने वाला है, वो थोड़े समझ लीजिए। मध्य स्थित है, लावा से पहला पॉइंट। लावा मतलब यहां ज्वालामुखी काफी करोड़ों अरबों वर्षों पहले जब ये गोंडवाना भूमि आपका किसका हिस्सा हुआ करता था, किसका, अफ्रीकन प्लेट का, वहां पर क्या हुआ होता था कि इसमें जो है बहुत सारे ज्वालामुखी फूटते रहते थे, जिससे उनका विशाल जो लावा निकलता था वो जमा हो जाता था। तो ये वही कहा गया यहाँ पे, लावा से निर्मित मालवा का पठार एक संप्राय मैदान, संप्राय मैदान, संप्राय, क्लियर, संप्राय मैदान में पीछे बन गया है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार एवं पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल से द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात इसकी लंबाई 530 किलोमीटर, चौड़ाई 390 किलोमीटर, जो कि प्रायद्वीपी पठार के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस पठार के अधिकतर भाग को मध्य उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। देख लो एक बार मैं फिर से, मैंने बताया इसका विस्तार ये है, 590 किलोमीटर लंबाई है, 320 से 80 है, कितना है, 390 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। अब इसका मध्य में क्या है, अरावली उत्तर में है, नीचे आपका थार का डेजर्ट वगैरह बता दिया है, विंध्यन श्रेणी नीचे है, और आपका पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपका अरावली है, ये आपका, यहाँ पे आपका विंध्यन श्रेणी है। ठीक है, ये आपका विस्तार, ये है आपका मालवा का पठार। चलिए, नदियों के बारे में जो यहाँ पे बह रही है उन नदियों के बारे में बताया है, और ये बताया है कि जो चंबल का एरिया है वो भारत का सर्वाधिक गलीय प्रदेश। ठीक है, आगे हम इसके बाद चर्चा करेंगे बेटा, मालवा के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पठार, विंध्याचल श्रेणी नहीं, ये इसको हटाओ, अभी यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी को हम अलग कवर करेंगे। बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सतपुड़ा, दक्कन, महाराष्ट्र, महानदी, उड़ीसा, इन सभी के बारे में चर्चा करें। ये लास्ट में जो है आपकी कहाँ की बेटा, देख लीजिए किस तरीके से दिख रहा है, ये आपका मालवा का प्लेट्यू है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे जो है अपना बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार से चर्चा शुरू करेंगे, और ये 2 से 3 क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।